आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेशर शायद ही नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा प्रेशर मुझको भी तुम लोगों को लेके नहीं है ज़्यादा। एक्चुअली में ये ज़्यादा प्रेशर मुझको ये सब क्लास करवाने का या ऑनलाइन क्लास देने का मुझे ज़्यादा रिक्वायरमेंट एक्चुअली में क्लास 12 वालों का और जिन लोगों का बहुत ज़्यादा नेसेसरी जैसे प्रोफेशनल वालों के लिए ज़्यादा मेन रिक्वायर्ड है। बट बाकी सब कोई क्लास कर रहे हैं, क्लास थोड़ा बहुत टच में है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग टच में नहीं रहो, इसलिए मैं आप लोगों को क्लास करवा रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा क्लास होगा। प्लीज़ ट्राई करना कि थोड़ा बहुत भी क्लास जो हो रहा है उसको क्लास को आप लोग व्यू कर लो, कम से कम छोटा मोटा टॉपिक ही समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों का प्रैक्टिकल क्लासेस भी मैं स्टार्ट करूंगा। सबका जितना भी क्लास रहेगा मैक्स टू मैक्स आप लोगों का 15 से 20 मिनट्स का एक एक लेक्चर रहेगा। आप लोगों को मैं बाकी सबका जैसे क्लासेस में रेगुलरली प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोगों का क्लासेस में रेगुलरली प्रोवाइड नहीं करूंगा। आप लोगों को क्लासेस में शायद तक 2 दिन में एक या 2 दिन हर एक दिन एक एक वीडियो ऐसे ही दे पाऊंगा आप लोगों को। और बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड भी नहीं है आपका। और एक बहुत ज़्यादा डाउट में सबको कि उन लोगों का बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर होगा या नहीं होगा। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, अभी तक कहीं पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर नहीं होगा बोल के। बट मोस्ट प्रोबेबली शायद तक ये चांस है कि या फिर इसको कैंसिल कर दिया जाए, सबको ऐसे पास कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाए, या फिर अगर हो सकता है तो शायद तक दोनों सेमेस्टर एक साथ हो जाए। मुझे चांस कम लग रहा है प्रमोट होने का। बट फिर भी अगर प्रमोशन करवाते हैं तो इसमें बुरा ये है कि जिन लोग एवरेज या उससे अच्छे स्टूडेंट है उन लोगों के लिए बहुत बुरा है कि बहुत ज़्यादा एवरेज मार्क आएगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग मार्क बहुत अचीव कर सकते हो। बट अगर ऐसा हुआ तो आप लोगों ने जितना मार्क अचीव कर सकते थे इस बार, जितना वो नहीं कर पाओगे, ये बहुत इशू होगा आगे जाके आपको, ठीक है। तो अगर एग्जाम होता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पॉसिबली ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अभी मैं यही लेके चल रहा हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर होने वाला है और एक साथ होने वाला है। अभी फिलहाल मैं सेकंड सेमेस्टर का पढ़ा रहा हूँ, बीच बीच में कभी कभी होगा तो फर्स्ट सेमेस्टर का भी मैं वीडियो दूंगा। सेकंड सेमेस्टर का अपने स्टार्ट कर रहे हैं कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ, ध्यान रखना हम लोग लाइव क्लास में लास्ट हम लोग को लाइव क्लास में किए थे आई थिंक यूनिट 3 कंप्लीट, यूनिट 3 चल रहा था, डायरेक्टर टॉपिक चल रहा था, यूनिट 3 चल रहा था और शायद तक कोई सा और भी टॉपिक चल रहा होगा, मुझे नहीं पता। बट फिलहाल अभी मैं यूनिट 4 स्टार्ट कर रहा हूँ, फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ यूनिट 4, क्योंकि 20 से अगर समझाऊंगा तो शायद तक इनिशियली तुम लोगों को दिक्कत हो, इसलिए मैं 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग 4 को ही फॉलो करोगे। और एक आप लोगों के लिए ये पहला सेशन है शायद तक, इसलिए मैं बता दूं आप लोगों को वीडियो क्वालिटी शायद तक इतना अच्छा क्लियर नहीं है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऑडियो क्वालिटी को क्लियर रखूं, ऑडियो पे ज्यादा फोकस रखना, वीडियो शायद तक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। यूनिट 4 डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेरेशन यूनिट 4 में आप लोगों का है। बुक्स आप लोगों के पास है, जिन लोगों के पास बुक्स नहीं है तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितना टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब आपका पीडीएफ में शो करेगा। यहाँ पर आपका पीडीएफ में शो करेगा, इस तरफ आपका पीडीएफ में शो करेगा। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो एक बार के लिए स्क्रीनशॉट खींच के आप कर सकते हैं। यूनिट 4 में हम लोग का है डिविडेंड, देन ऑडिटर, प्रोविजन रिलेटिंग टू, प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट एंड ऑडिटर, ऑडिट एंड ऑडिटर। फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों को, ये क्लास करा रहा हूं, प्लीज 15-20 मिनट ही निकाल के आप लोग प्लीज क्लास कर लीजिएगा। मैं कंटिन्यूस क्लास ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 3:30-4 बजे तक रात को मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी ये 5-5:30 बज रहा है। मैं सबका क्लास रिकॉर्ड करने में हम लोग को बहुत टाइम लगता है, इतना एफर्ट लगा के अगर कोई क्लास कर रहा है तो प्लीज़ आप लोगों ने उसको वेस्ट मत करो। 15 मिनट का क्लास है, आपको देखने में कुछ नहीं जाएगा, आप देख लोगे तो शायद याद हो जाए और मुझे नेक्स्ट टाइम जब लाइव में मैं पढ़ाऊंगा तो मुझको थोड़ा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा तो मुझको लाइव में बहुत सारा दिक्कत आने वाला है लाइव क्लास में। इसलिए प्लीज़ थोड़ा बहुत पढ़ लो ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मैं एक रिवीजन भी कराऊं तो ईजी हो जाए मेरे लिए। मेरे हेल्प के लिए तुम अपना हेल्प मत करो, मेरा हेल्प कर दो, ठीक है। अपने पढ़ने वाले हैं डिविडेंड, प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट एंड ऑडिटर। ध्यान देना, डिविडेंड एक अलग टॉपिक है, ऑडिट एंड ऑडिटर एक अलग टॉपिक है। अपने पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक डिविडेंड। डिविडेंड
इस तरफ पे जितना भी मैं नोट्स लिखाऊंगा ये सब रनिंग नोट्स होगा, फेयर नोट्स उस तरफ होगा, डिविडेंड उसका डेफिनेशन उस तरफ लिखा होगा, उस तरफ पीडीएफ में सब लिखा होगा, इस तरफ मैं समझाते जा रहा हूं, उस तरफ सारा फेयर नोट्स होता जाएगा। अगर आपको किसी को लिखना है तो आप उसको पॉज करो, स्क्रीनशॉट खींच लो और आप सारा उतार लो। क्लियर? आप कॉपी में लिख सकते हो। नेक्स्ट, डिविडेंड। मैं आपको बता दूं पहले डिविडेंड क्या होता है। नॉर्मली हम लोग कहीं पर भी शेयर में पैसा लगाते हैं, जैसे हम लोग बैंक में पैसा लगाते हैं तो हमको इंटरेस्ट मिलता है। अगर मैं कहीं पर भी बैंक में पैसा लगाता हूं तो मुझे इंटरेस्ट मिलता है, उससे थोड़ा ज्यादा अगर मैं कंपनी में पैसा लगाता हूं तो मुझको डिविडेंड मिलेगा। जस्ट लाइक अ फिक्स्ड डिपॉजिट, what we are getting is interest, similarly we are getting dividend in case of investing in a company, and the reason behind that we are getting much more comparison to interest, because in case of interest we are not taking risk at all, but in case of dividend we are assuming there is a higher risk। हम ये मानते हैं कि कंपनी में हम लोगों का रिस्क ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू बैंक। बैंक में जो तुम पैसा लगाते हो तो उसमें रिस्क नहीं होता है, इसीलिए इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है, इंटरेस्ट का अमाउंट थोड़ा कम होता है। डिविडेंड का अमाउंट कंपनी से थोड़ा ज्यादा होता है। क्लियर? डिविडेंड में मैं लिख रहा हूं अर्निंग ऑफ अ स्टेक होल्डर, अर्निंग ऑफ अ शेयर होल्डर, अर्निंग ऑफ अ शेयर होल्डर, वी कैन से अर्निंग ऑफ अ शेयर होल्डर। ठीक है, इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ये मैं जैसे बताया आपको, डिविडेंड जो है वो इंटरेस्ट का ही पार्ट है। कंपनी क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने सब ओनर लोगों को दे देता है। क्लियर? जैसे कि मेरे 20 ठो शेयर होल्डर है, 20 जन मिलकर मेरे कंपनी को स्टार्ट किए थे, तो मेरा कंपनी जो भी कमाई कमाएगा उस प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो 20 जन को दे देगा। लेकिन याद रखना, पूरा का पूरा रुपया वो नहीं बांटेगा। याद रखना, देयर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटेंशन मनी, मतलब मैं कुछ रख के ही रख दूंगा ना। अगर मैं 1 लाख रुपया कमा रहा हूं तो ये पॉसिबल तो नहीं हो सकता ना कि मैं 1 लाख को ही पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। मैं 1 लाख को पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा। मैं सोच लो 20,000 अपने पास रखा, कंपनी अपने पास 20,000 रखा, तो वो जितने भी मेरे शेयर होल्डर है उनको मैं 80,000 बांट दूंगा, और जो बांट दे रहा हूं दैट इज नोन एज डिविडेंड। क्लियर है डिविडेंड क्या होता है? ठीक है, डिविडेंड 2 टाइप का होता है। एक होता है इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, अनदर वन इज फाइनल डिविडेंड। ठीक है, आप लोगों का इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। 2 मिनट रुक जाओ, मैं एक बार चैप्टर निकाल लेता हूं। देखो, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड क्या होता है। नॉर्मली मैं आपको एक बार प्रोसेस बताऊं डिविडेंड कैसे दिया जाता है। मैं अगर एक रफ आइडिया बताऊं आपको डिविडेंड कैसा होता है, देखो, इफ दिस इज अ annual project of a company, that means this is a financial year, we can say this is the financial year, and if the company is earning the whole year, if the company is earning the whole year, then it is going to declare dividend after the completion of year। ऑब्वियस सा बात है, अगर ये पूरे साल कंप्लीट होता है, यहाँ से स्टार्टिंग होता है, अगर ये साल शुरू होता है यहाँ पर स्टार्टिंग, और ये साल खत्म होता है यहाँ पर आखिरी एंडिंग डेट, तो ऑब्वियस सा बात है मैं डिविडेंड कहाँ पर डिक्लेयर करूंगा, मैं डिविडेंड यहाँ डिक्लेयर करूंगा। कैसे बता रहा हूँ, हम ये साल में कुछ भी पैसा कमाए हैं। अच्छा, बिजनेस को कौन संभालता है, सबको पता है, यूनिट 3 में हम पढ़ रखे हैं, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे आर द मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द मैनेजमेंट। Whereas ओनर कौन होते हैं, ओनर आर द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स जो होते हैं दे आर द ओनर। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है वो मैनेजमेंट होता है, जबकि ओनर जो होता है वो शेयर होल्डर होता है। अब जब ये पूरा बिजनेस कर रहा होता है, मैनेजमेंट क्या करता है, अपने तरीके से पूरा कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ताकि वो खुश रख सके, किसको, शेयर होल्डर को खुश रख सके। जब ये पूरा काम हो जाएगा ना, तो एंड में क्या होगा, एंड में जो भी प्रॉफिट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आके बताएगा ओनर को कि दिस ईयर वी हैव अर्न दिस मच ऑफ अमाउंट। गॉट इट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये पूरे साल में जो भी अर्निंग किया है वो किसके सामने आके दिखाएगा, शेयर होल्डर के सामने।
फिर वो शेयर होल्डर लोगों आपस में यहां पर एनुअल जनरल मीटिंग में, एजीएम, दिस रिप्रेजेंट एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग में सब कोई आते हैं और वो साल में एक बार होता है। उस एजीएम में एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होगा, सारा डिस्कशन होगा कि वो पैसा कितना रुपया कंपनी में रखा जाए और कितना रुपया उन लोगों सारे शेयर होल्डर लोगों आपस में बांट लेंगे। जैसे एग्जांपल इसको बोलते हैं हम लोग 80-20 पे आउट रेशियो बोला जाता है, इसको बोला जाता है पे आउट रेशियो। जैसे 80:20 रेशियो, 80:20 रेशियो मतलब अगर हम लोग 1 लाख कमाए हैं तो 80,000 बांट दिया जाएगा और कंपनी के पास कितना रहेगा, 20,000, 80-20 रेशियो। इसको बोलते हैं पे आउट रेशियो, गॉट इट, पे आउट रेशियो। 80,000 20,000, 80,000 हम बांट देंगे, 20,000 हम अपने पास रखेंगे। वैसे ही ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर ये डिसीजन हुआ है, जो भी डिसीजन होगा वो डिसीजन कौन लेगा, मेंबर्स लेंगे। मेंबर्स लेंगे, मेंबर्स मतलब कौन रिप्रेजेंट करता है, शेयर होल्डर लोगों। मीटिंग में शेयर होल्डर लोगों डिसाइड करेंगे, वोट करके डिसाइड करेंगे कि हम लोग को इस बार कितना चाहिए, कितना परसेंटेज हम लोग रखना चाहते हैं और कितना परसेंटेज हम लोग आपस में बांट लेना चाहते हैं। क्लियर? इसको हम बोलते हैं, ये पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। दिस इज अ वेरी रिकरिंग इन नेचर, दैट मींस दिस इज अ वेरी कैजुअल इन नेचर। दिस इज कॉमनली हैपन इन ईच एंड एवरी कंपनीज, गॉट इट। ये हर एक कंपनी में ऐसा ही होता है, ये एकदम कॉमन फिनोमिनन है। लेकिन अचानक से कभी अगर कोई अर्निंग हुआ, जैसे सेकेंड टॉपिक, ये स्टार्ट से एंड पॉइंट था, इस दौरान अचानक से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल रहा है, बीओडी खुद बोल रहा है कि मैं कुछ अलग जगह से कोई कमाई कमा लिया। बहुत बार ऐसा होता है ना कि तुम साल भर का जो कमाते हो वो तो कमाई होता ही है, अचानक से बीच में कुछ एक जैकपॉट लग गया, एग्जाम्पल कुछ भी, अचानक से एक कमाई आ गया। जब ऐसा कुछ अचानक से कमाई आता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद ही बोलता है, सबको बुला देता है, सबको आ जाओ, मैं तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा चीज रखा हूं एक, ठीक है ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस केस में खुद ही कॉल करेगा और सबको क्या बांट देगा, डिविडेंड डिक्लेयर कर देगा। ऐसा नॉर्मली नहीं होता, सबको दिख रहा है ये बात। डिविडेंड डिक्लेयर कर देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, किसके बीच में, दो साल के बीच में, एजीएम के बीच में, जबकि नॉर्मली एजीएम में होता है। ये साल के बीच में ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबको बुला देगा और बोलेगा कि मैं डिविडेंड डिक्लेयर करता हूं और सबको इतना तौर पर देता हूं। ऑब्वियस बात है, कुछ अच्छा पैसा कमाया होगा शायद तक, इसलिए डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है। इसको हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड, दिस नोन एज इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। होप सो आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोगों को व्हाट्सएप में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कैसे आप करेंगे। अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट या कोई लाइन या कोई सेकंड समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग लिख देंगे 1 मिनट 40 सेकंड से 1 मिनट 45 सेकंड हमको समझ में नहीं आया, मैं आपको क्लियरिफाई कर दूंगा या फिर आपको कांटेक्ट करके फोन में बता दूंगा आपको, ठीक है। ये वो हम लोग का पहले डिविडेंड, टाइप ऑफ डिविडेंड, ठीक है। थर्ड टॉपिक, लीगल प्रोविजन ऑफ डिविडेंड। इसको मैं मिटा रहा हूं, डिविडेंड टॉपिक बताया, टाइप ऑफ डिविडेंड। थर्ड टॉपिक, प्रोविजन रिगार्डिंग डिविडेंड, provisions regarding dividend। फर्स्ट, प्रोविजन मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या क्या है इसमें हम लोग का रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बहुत सारा है। अगर एग्जाम में अगर ये आ जाता है और ये बड़े पॉइंट में आता है तो आप लोगों को ओवरऑल अगर 10 मार्क का है तो आप लोगों को कम से कम 8-10 पॉइंट याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे कि अपने का हम लोग का पैटर्न भी चेंज हो चुका है तो हम लोग का पैटर्न में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को पॉइंट वाइज भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे तो भी काफी है। फर्स्ट पॉइंट, लीगल प्रोविजन ये बोलता है रिजोल्यूशन एट ए जनरल मीटिंग, resolution should be passed at AGM, sorry,
एट एजीएम। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका था, जो भी फाइनल होगा वो कहां पर होगा, एजीएम में होगा। एजीएम में कौन फाइनल करता है, सब शेयरहोल्डर लोग मिलकर फाइनल करते हैं। ये एक कॉमन सा बात था जो मैं आपको डायग्राम में समझा दिया था। लेकिन किसी किसी केस में, किसी किसी केस का बात नहीं चल रहा है यहाँ पर, एक्सेप्शन का बात नहीं चल रहा है यहाँ पर, नॉर्मल बात चल रहा है। नॉर्मल बात यही होता है कि रिजोल्यूशन जो पास होगा वो कहां पर होगा, एजीएम में होगा। और किसके द्वारा होगा, बाय द मेंबर। Another point, if I am saying that the dividend is finalized by member, that doesn't mean कि each and every power is in with the member themselves। ठीक है, सारा पावर मेंबर के पास नहीं है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड और द रेट ऑफ डिविडेंड शुड बी रेकमेंडेड बाय द बोर्ड। हम इतना देना चाहते हैं, आप इस पे वोट कीजिए, समझ में आ रहा है। पर बात उठा कौन रहा है, वो जो, इसलिए आप ये मत सोचना कि पूरा जो कितना रुपया हमको चाहिए या फिर कितना रुपया हमको डिविडेंड लेना है, पूरा फाइनलाइज करने का अधिकार मेंबर का, ऐसा नहीं है। बोर्ड लोग रेकमेंड करते हैं, आप इस बार इतना ले लोगे क्या, हाँ या ना बोलिए। तो बात तो उठा तो उन्हीं लोग रहे हैं, तो उनके पास भी पावर है, बोर्ड के पास भी थोड़ा पावर है, रिकमेंडेशन पावर है। सेकेंड पॉइंट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड in proportion to the amount paid up, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप। याद रखना कि इसका पॉइंट का मतलब समझो। अगर एक शेयर है 5,000 रुपए का, ध्यान देना, एक शेयर था 5,000 रुपए का, तो ऑब्वियस सा बात है, अगर एक शेयर 5,000 रुपए का है, वन शेयर, इफ वन शेयर इक्वल्स टू 5,000 रुपीज, मैं 5 शेयर खरीदा हूं, मैं 5 शेयर खरीदा हूं, तो 5 शेयर के हिसाब से मुझे कितना देना चाहिए, 25,000 रुपए देना चाहिए। लेकिन अभी तक मैं सिर्फ उसको दे रखा हूं 15,000 पेड ओनली। क्लियर। अगर ऐसा होता है कि 25,000 मुझको देना चाहिए था बट मैं 15,000 पेड किया हूं, तो याद रखना कल को जब मेरे पास डिविडेंड आएगा, मेरा कमाई आएगा, सोच लो मेरा अर्निंग आया, मेरा अर्निंग मेरे पास आने वाला था 3,000, लेकिन जब तुम 25,000 दिए ही नहीं हो तो क्या तुमको 3,000 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तुम इतना दियो ना तो 3,000 भी फिर टूटेगा। जब 25 का खाली 15 दिए हो तो बताओ 3 की जगह कितना मिलेगा, x। ध्यान देना, 25,000 का तुम 15,000 दिए हो तो 3,000 का कितना मिलेगा, x मिलेगा। फिर इसको कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू 25,000 इक्वल टू 15,000 इंटू 3,000, देन x इक्वल टू 15,000 इंटू 3,000 बाय 25,000। जो भी निकलेगा, मतलब वो टूट जाएगा, कम हो जाएगा, उसको पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा। वो जितना पे करेगा, अगर वो पूरा पेमेंट कर दिया होता 25,000 तो पूरा का पूरा 3,000 उसको मिलता। थर्ड पॉइंट, थर्ड प्रोविजन, डिविडेंड टू बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड टू बी मेड आउट ऑफ profit only. Next important thing is that if I have the earning as a company member, as a company director, if I have the earning then only I can provide you. अगर मेरे पास earning है, if I have the profit, if I have the earning then only I can provide it to you. Got it? अगर मेरे पास डिविडेंड है, मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं है, तो मैं कुछ अपना सामान बेच के तुमको नहीं दूंगा। अरे तुम मेरे ओनर हो, तुम मेरे मालिक हो ना, तुमको समझना चाहिए तुम्हारा पैसा पे मैं काम कर रहा हूँ। ध्यान देना, तुम्हारा एक दुकान है, नॉर्मल तुम्हारा एक दुकान है, तुम दुकान छोड़ के जाते हो और मुझको बोलते हो सर मैनेज कीजिएगा, आप मैनेजर हो, आप दुकानदार हो, ठीक है ना, आपको स्टाफ के तौर पे रखे हैं। जैसे अब जैसे मैं स्टाफ जैसे हूँ, हम लोग क्लास में मैं क्या हूँ, मैं तो स्टाफ ही हूँ ना। तुम लोग कहाँ जो मेरा बात मानते हो, बात तो कोई मानते नहीं। अभी जो मैं वीडियो बनाया हूँ ये भी शायद कोई देखेगा, ठीक है, जो भी हो। तो डिविडेंड जो भी है वो कैसे होता है, नॉर्मली जैसे तुम लोगों ने एक दुकान खोल रखा है और मैं वहाँ पर मैनेज करता हूँ, मैं वहाँ पर दुकानदार हूँ, मैं वहां दुकानदार में प्रॉफिट इस बार कमा ही नहीं पाया, तो आप आके मुझको बोले कि नहीं तू घर से लाके दे। मैं प्रॉफिट कमाया तो आपको दे देता, पर मैं प्रॉफिट नहीं कमाया तो मैं कहां से दूं, मुझको तो आप खाली दुकान पे संभालने के लिए रखे हो ना। बात समझ में आ रहा है?
डिविडेंड टू बी मेड आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली, अगर मैं प्रॉफिट नहीं कमाया हूं तो मैं आपको दे नहीं सकता, मैं कुछ सामान बेच के आपको नहीं दूंगा। फोर्थ नंबर पॉइंट, डिविडेंड टू इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड एज वेल। अभी जस्ट मैं ये समझाया था, डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड भी उसका पार्ट होता है। डिविडेंड टू इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड एज वेल। It's true that interim dividend is an exceptional part. Still, interim dividend is also an important part. Got it? ये सही है कि डिविडेंड जो है वो हमेशा नहीं होता इंटरिम डिविडेंड, बट जब भी होगा तो वो भी डिविडेंड ही कहलाएगा। 5 नंबर पॉइंट, डिविडेंड should be deposited in a scheduled bank. In a scheduled bank. मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है ना, ये पॉइंट के बारे में समझा के। नॉर्मली जब डिविडेंड जब उन्होंने प्रॉफिट कमाते हैं, तो प्रॉफिट जब कमाने का मैं बात हुआ तो उन्होंने सब डिविडेंड डिक्लेयर करके गए, मतलब मीटिंग हुआ तो फाइनल करके गए, सर हमको इतना डिविडेंड चाहिए बोल के चले गए। जिस दिन ये फाइनलाइज हुआ उस दिन के 5 दिन के अंदर जितना आप लोगों ने पैसा बोले थे ना, वो पैसा को मैं एक अलग से एक बैंक अकाउंट में जमा कर दूंगा, जिस बैंक अकाउंट से मैं उठा नहीं पाऊँ कभी पैसा। ये रूल है। अगर डिविडेंड यहाँ डिक्लेयर हुआ था तो उसके 5 दिन के अंदर, 5 डेज के अंदर मैं इसको एक स्पेसिफिक शेड्यूल बैंक में रख दूंगा। ठीक है, और यहां पर मैं वेट करूंगा कि कभी वो कोई आ जाएगा तो पैसा ये अकाउंट से लेके जाएगा, मेरे पास नहीं रहना चाहिए। अच्छा, ये अकाउंट में सोच लो यहां पर बस इतना तक दिया है, और भी आगे और भी होता है। जैसे 30 दिन तक अगर तुम यहां पर भी लेने नहीं आए तो ये चले जाता है अनक्लेम्ड अकाउंट में, अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में चले जाता है। ठीक है ना, 30 डेज या फिर कोई स्पेसिफिक डेट है, मैं पूरा एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मुझे, 30 दिन या फिर ऐसे ही कुछ था। अनक्लेम्ड डिविडेंड मतलब अगर तुम यहां पर 30 दिन तक भी लेने नहीं आए वो अकाउंट में, तो वो अकाउंट का पैसा चले जाएगा तुम्हारा अनक्लेम्ड अकाउंट में। 30 दिन में अगर तुम नहीं लेके आए तो अनक्लेम अकाउंट में चला जाएगा। अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में तो तुमको आके ले लेना चाहिए था ना। स्पेसिफिक डिविडेंड अकाउंट में हमको 5 दिन के अंदर रख देना है, नहीं लेने आया 30 दिन के अंदर तो पैसा कहाँ जमा हो जाएगा? अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट। अगर यहाँ पर पैसा लेने नहीं आया तुम 1 दिन 2 दिन नहीं 3 दिन नहीं, कब तक है ना, 1 साल नहीं 2 साल नहीं 7 साल तक यहाँ पर पैसा पड़ा रहेगा। 7 साल में कभी तो आके ले जाओ, बट 7 साल तक भी अगर आप ये पैसा नहीं लेने आए, 7 ईयर्स हो गया, तो ये चले जाएगा IEPF अकाउंट। IEPF अकाउंट, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा जमा हो जाएगा और ये हो जाएगा गवर्नमेंट का पैसा। गवर्नमेंट का पैसा हो जाएगा अगर तुम किसी भी वजह से पैसा लेने नहीं आ पाए। तुम बोल रहे होगे कि शायद तक सर ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, करोड़ों रुपए यहाँ पर जमा है, ऐसा कभी होगा नहीं। अगर तुमको लग रहा है तो इसमें मैं बता दूं आपको, मतलब गवर्नमेंट के पास यहाँ पर करोड़ों रुपया जमा है। बहुत जन क्या होता है, किसी का डेथ हो जाता है घर में, कोई जन भूल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल चलो मैं कहीं पर पैसा जमा करके रखा हूँ, मैं भूल गया, नॉमिनी मैं घर वाले को बना के गया था, लेकिन घर वाले को बताना भूल गया। ठीक है, वो कॉल किया, वो मुझको इन्फॉर्म किया, या घर में मुझको मैसेज किया, सोच लो मेरा घर भी चेंज हो गया, हमका एड्रेस, कांटेक्ट करने की कोशिश किया, कांटेक्ट किया, नहीं हो पाया। घर वाले को मुझको पता नहीं कि मैं नॉमिनी बना रखा था, उनको कुछ आइडिया नहीं, वो पैसा ब्लॉक हो गया, यहाँ चला जाएगा। ऐसा बहुत सारा रीज़न होता है कि पैसा ब्लॉक हो जाता है और वहाँ पर अटक के रह जाता है। ठीक है ना, जो भी हो ये प्रोसेस होगा, लेकिन ये पैसा उठ के कभी भी वापस डायरेक्ट